हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 28 जून के करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, आज उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और PDF प्राप्त करिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 26 जून को। अच्छा, सही, यातना पीड़ितों के लिए एक दिवस मनाया जाता है और इसको मनाया किस दिन जाता है? इसको मनाया जाता है 26 जून को। क्या डिटेल्स हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो यह दिवस मानवीय अत्याचारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, इसकी बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का। और प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं। और एंटोनियो गुटरेस कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। सदस्य देश कितने हैं इसके? 193 सदस्य देश हैं इस पूरे यूनाइटेड नेशन के। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है। और 26 जून को ही एक दिवस और मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार का विरोधी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इसकी थीम है 2020 में। तो ये पूरा था इस डिटेल इस क्वेश्चन से, इसको आप याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन के बारे में तो कई बार आ चुका है, आपको कई बार बताया भी हमने, तो याद भी होगा आपको। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका सही आंसर है 4,125 करोड़ रुपए। 4,125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। किस लिए आवंटन किया है, किस योजना के तहत किया है, आइए इसको समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए 4,125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा उद्योग प्रभावित हुआ है, कई उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में उद्योग पुनः से अपनी रिकवरी कर सकें, पुनः से अपने अच्छी स्थिति में आ सकें, इसलिए केंद्र सरकार ने 4,125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह राशि तमिलनाडु के कुल आवंटन का 10% है। तमिलनाडु केवल इतनी ही राशि नहीं दी गई है, और भी राशि दी गई, और इसका 10% है। कितना है? 125 करोड़, 4,125 करोड़, जो कि केंद्र सरकार ने स्पेशली उद्योग क्षेत्र के लिए दिया है। अच्छा, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले 166 करोड़ रुपए की लागत का पिल्लूर जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी है। और अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात चल रही है, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अन्य की बात करें तो वहाँ पे भी एक योजना चली थी कुछ दिन पहले ही, पोषण अभियान, जो कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए थी। और एक मछली की नई प्रजाति पाई गई थी, पुंटियस सेक्टस, जो कि मैंने क्वेश्चन में बताया भी था अभी कुछ पिछले वीडियोज़ में। तो आप अगर और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं इस मछली से रिलेटेड तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। अब अगर यहाँ पे तमिलनाडु के सीमाओं की बात करें, तमिलनाडु की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगाती हैं, तो ये रहा आपका यहाँ पे तमिलनाडु, और इसकी सीमाएं कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगाती हैं। तो ये तो था इस क्वेश्चन से डिटेल। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है इराक। अब क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। इराक की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार से
अपनी उपस्थिति के विस्तार के लिए हिंद महासागर में एक अस्थायी आधार स्थापित करने की योजना बना रहा है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने IRGC को देश से दूर पानी में अस्थायी उपस्थिति देने का काम सौंपा है। IRGC मार्च 2021 के अंत तक हिंद महासागर में अस्थायी आधार बनाने की योजना बना रहा है, यानी जिसके तहत IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स जो है वो 2021 तक हिंद महासागर में एक अपना अस्थायी सैन्य अड्डा बनाना चाहता है और यह मार्च 2021 तक करने का उसका प्लान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माली गणराज्य ने NTPC को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है? और इसका सही आंसर है 500 मेगावाट। और क्या फैक्ट इससे और हो सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC 24 जून 2020 को कहा कि उसे माली गणराज्य से 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास करने के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध मिला है और यह अनुबंध 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क माली गणराज्य में विकसित करने के लिए है। यानी इस अनुबंध के तहत माली में जो माली गणराज्य है वहाँ पे 500 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा का एक पार्क विकसित किया जाएगा। और जो हमारे वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष भी हैं। और इसके पहले टोंगो गणराज्य ने अपने देश की में 285 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास के लिए PMC सहायता के लिए NTPC को इसी तरह शामिल किया था। तो ये तो था पूरा डिटेल इस क्वेश्चन से। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़ ने। विजन इंडिया एक पोल के अनुसार अगले 50 वर्षों में पिछले जो 50 वर्ष बीते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के, तो उसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। अब क्या और फैक्ट्स हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ष 2019 में BCCI के नेशनल क्रिकेट अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। और राहुल द्रविड़ ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें खिलाड़ी हैं, जबकि 6वें खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बात आई, थोड़ा उनसे भी जानते हैं क्या क्या और है फैक्ट उनसे। तो सचिन तेंदुलकर को कुछ समय पहले ही स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से नवाजा गया है। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इन माई वे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सौरभ गांगुली को BCCI ने 39वें अध्यक्ष के रूप में, हमारा सौरभ गांगुली को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में सौरभ गांगुली है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको आपको बता रहे हैं। सौरभ गांगुली को BCCI में 39वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, 39वें याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर सौरभ गांगुली को ही नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली की आत्मकथा जो भी उन्होंने लिखी थी कुछ दिन पहले, उसका नाम क्या है? ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो ये तो था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने फैक्ट हमने बताए हैं हर एक फैक्ट से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, इसलिए सभी फैक्ट्स को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MCC यानी मेमोरियल क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है क्लेयर कोनोर। अब क्या फैक्ट हो सकते हैं इससे, आइए उसको समझते हैं। तो क्लेयर कोनोर को MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन था? इससे पहले कुमार संगकारा थे। क्लेयर कोनोर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं, जबकि कुमार संगकारा पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो नॉन ब्रिटिश थे। मेमोरियल क्लब के नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कुमार संगकारा थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1787 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। और इससे पूर्व अध्यक्ष भी हमने बताया ही आपको, कुमार संगकारा थे।
चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान चलाया है। क्या है ये अभियान, आइए इसको समझते हैं। नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नेविगेशन द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है। इसको फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ये अभियान पूरा बनाया गया है। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक व्यवहार परिवर्तक अभियान शुरू किया गया है, यानी ये व्यवहार परिवर्तन के लिए एक अभियान चलाया गया है। अच्छा, व्यवहार परिवर्तन में क्या व्यवहार परिवर्तन करना है, तो अभी आप सभी को पता है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। ऐसे में हम सभी को ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम लोग खुद को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश करें। तो ऐसे में अगर हम अपना व्यवहार अच्छा करते हैं और कुछ बदलाव लाते हैं अपने व्यवहार में, तो ये सारी सावधानियां बरती जा सकती हैं और इस रोग से बचा जा सकता है कुछ हद तक। तो इसके लिए हमें अपने चेंज करना होगा व्यवहार में। 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला है मास्क पहनना आदत बनानी चाहिए। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। हाथ को साफ करते रहना चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खास थी इस क्वेश्चन से। यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और जानकारियाँ हैं, कुछ और आप बताना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका फैक्ट्स हमें अच्छा लगा तो हम आपका नाम अगले आने वाले वीडियो में शामिल जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? इसका सही आंसर है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। क्या फैक्ट्स हो सकते हैं इससे, आइए इसको समझते हैं। तो इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। ये जो 10 मिलियन राशि है इसका आने वाला 2 सालों में भुगतान किया जाएगा। यह 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया गया है। मतलब कि जो 5 मिलियन डॉलर अभी देने का प्रावधान था उसके अलग से, उसके अलावा ये 10 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर अलग से है। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीनी को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने का वादा किया है। भारत सरकार 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई है। जो ये घोषणा किया गया, ये आभासी मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था उसमें किया गया था। आभासी मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो उसके जरिए किया गया था ये घोषणा। तो ये तो था इससे फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है भारत ने ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। और क्या फैक्ट हो सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। भारत ने चीन, वियतनाम, कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। आयात पर किए जाने वाला यह शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। यानी ये जो एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जा रहा है ये 5 वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट
आने का अनुमान व्यक्त किया है। इसका सही आंसर है 3.1%। मूडीज और क्या कहा है, पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थिति को बदलाव लाने का भी आशंका व्यक्त किया है। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि मूडीज का मानना यह है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी और 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकेगी। मूडीज कौन है? मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की क्रेडिट की रेटिंग करती है कि वह किस दर से विकास करेगा या कितनी तेज़ी से उसकी विकास दर घट सकती है, कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें वो बताता है। तो ये तो था फ्रेंड इस क्वेश्चन से डिटेल। आई होप आज का वीडियो इतने ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से हेल्पफुल है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके से हेल्पफुल है। और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।